एक एक वर्ड को, एक एक पॉइंट को बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे, ठीक है, और वीडियो के साथ में ही एक एक चीज को याद करके जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, एक साइंटिस्ट अंकल थे जिनका नाम था जूलियस वॉन सैक्स, ठीक है, एक साइंटिस्ट अंकल जिनका नाम जूलियस वॉन सैक्स था। उन्होंने 1860 में क्या किया, एक टेक्निक डेवलप की, है ना, और उस टेक्निक का क्या नाम है, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। अब ये टेक्निक क्या है, इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में देखते हैं। देखो, नॉर्मली प्लांट क्या होता है, प्लांट मिट्टी में उगता है, सबको पता है। प्लांट कहाँ होता है, सोयल में उगता है, ठीक है। अब सोयल में क्यों उगता है, क्योंकि उसको खाने पीने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट, मिनरल, जो भी खाना पीना चाहिए वो क्या है, सोयल से उसको अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये बात हमें पता है बेसिक सी, ठीक है, मतलब हम ये मानते हैं कि प्लांट बिना सोयल के, बिना मिट्टी के कहीं भी नहीं उग सकता। बट ये साइंटिस्ट अंकल ने क्या बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ करके दिखा सकता हूं कि प्लांट को मैं बिना मिट्टी के उगा सकता हूं, ठीक है। अब इन साइंटिस्ट अंकल ने क्या किया, इन्होंने चेक कर लिया कि प्लांट जो है वो सोयल से कौन से मिनरल ले रहा है ना, कौन से मिनरल ले रहा है, ऐसा थोड़ा सा इन्होंने आइडिया लगा लिया, है ना। तो इन्होंने क्या किया, एक एग्जांपल से समझो, एक बाल्टी ली, बाल्टी को पानी से भरा, और उस पानी में, है ना, बाल्टी जो पानी से भरी है, उस बाल्टी में इन्होंने क्या किया, वो न्यूट्रिएंट डाल दिए, जो प्लांट सोयल से अब्जॉर्ब करता था वो न्यूट्रिएंट इन्होंने डाल दिए, और उसमें क्या कर दिया, प्लांट को लगा दिया, है ना। अब प्लांट उस बाल्टी में जिंदा रह सकता है। इन्होंने ये दिखाया कि प्लांट उस बाल्टी में, उस पानी में जिंदा रह सकता है। मैंने बाल्टी का तो एग्जांपल दिया, इन्होंने थोड़ी एक्सपेरिमेंट किया था तो कुछ अच्छा ही बजट होगा इनका ना, हम तो नॉर्मल तरीके से समझ रहे हैं, है ना। तो सिंपल सी बात यही है कि अगर हम खाली न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में प्लांट को रखें, बिना सोयल के, बिना मिट्टी के, तो भी प्लांट क्या है, ग्रो कर सकता है। ये इन्होंने दिखाया बिना मिट्टी के न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, बिल्कुल क्लियर बात है ना। अब देखो, इस टेक्निक का यूज क्या है, इस टेक्निक का फायदा क्या हुआ अपने को। देखो, फॉर एग्जांपल हमने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में 10 एलिमेंट डाल लिए, 10 एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ईटीसी 10 एलिमेंट डाल दिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक एक न्यूट्रिएंट को निकाल के देखते हैं ना। फॉर एग्जांपल मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या किया, हमने कार्बन को वहां से निकाल दिया पानी में से। अब कार्बन के निकलने के बाद प्लांट की ग्रोथ में जो भी चेंजेस आए हमने नोट डाउन कर लिए, है ना। और दूसरी बारी में एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या किया, हमने फास्फोरस को निकाल दिया न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से। अब फास्फोरस के निकलने के बाद प्लांट में जो भी चेंजेस आए हमने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी एलिमेंट के निकालने की वजह से कोई चेंजेस ही नहीं आया ना, प्लांट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इस बेसिस पे हमने डिसाइड कर लिया कि कौन से एलिमेंट प्लांट के लिए इसेंशियल है ना, और उनकी कमी से प्लांट में क्या हो रही है, कुछ गड़बड़ आ रही है, कुछ बीमारी आ रही है ना। तो हमने ऐसे अपने नोट डाउन कर लिया कि भाई ये एलिमेंट है जो प्लांट के लिए बहुत इसेंशियल है, बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके निकलते ही प्लांट में गड़बड़ी आ रही है, प्लांट में दिक्कत आ रही है। तो यहां पे कंसेप्ट आता है क्या, इसेंशियल एलिमेंट का, इसेंशियल एलिमेंट का यहां पे कंसेप्ट आता है। अब देखो, यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि टोटल एलिमेंट्स कितने डिस्कवर हुए हैं, 105, है ना। 105 एलिमेंट टोटल डिस्कवर हुए हैं, और 105 में से जो प्लांट है, प्लांट कितने अब्जॉर्व करता है, प्लांट में कितने पाए जाते हैं, 60 से ज्यादा, मोर देन 60, है ना, मोर देन 60 आउट ऑफ 105 प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि इतने ज्यादा 60 से ज्यादा प्लांट में पाए जाते हैं, तो इतने ज्यादा में से इसेंशियल, यानी इसेंशियल, प्लांट के लिए इसेंशियल कौन से हैं, ये कैसे पता लगाएं, ठीक है। देखो, ये सारे एलिमेंट क्या है, प्लांट अब्सॉर्ब करता है, फास्फोरस भी, सल्फर भी, कैल्शियम भी, आयरन भी, निकल भी, गोल्ड भी, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ठीक है। अब इनमें से हम पता कैसे लगाएं कि कौन सा प्लांट के लिए इसेंशियल है और कौन सा इसेंशियल नहीं है, तो इस पे थोड़ी बात करते हैं। अब नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी, है ना, कि किसी एलिमेंट को हम कब बोल सकते हैं कि वो इसेंशियल है ना। ऐसे क्या पैरामीटर हैं कि किसी एलिमेंट को हम इसेंशियल बोल सकते हैं। तो 3 पैरामीटर एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि अगर कोई एलिमेंट नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, अगर कोई एलिमेंट नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है तो वो इसेंशियल होगा, है ना। मतलब क्या है कि उस एलिमेंट के बिना प्लांट
अपनी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकता। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है वो एलिमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए और नॉन रिप्लेसेबल होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है, फॉर एग्जांपल मान लो फॉस्फोरस है। अब फॉस्फोरस जो प्लांट के अंदर काम करता है वो और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं कर सकता, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि यार फॉस्फोरस मान लो गाड़ी चलाता था और हमने कैल्शियम डाल दिया कि कैल्शियम भी थोड़ी बहुत गाड़ी चला लेता है ना, ऐसा नहीं होगा। फॉस्फोरस का काम फॉस्फोरस ही करेगा प्लांट के अंदर। तो नॉन रिप्लेसेबल है और स्पेसिफिक है, ठीक है। और क्या है, मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट, है ना। अगर कोई एलिमेंट प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इसेंशियल हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, है ना। कोई भी एलिमेंट कब इसेंशियल होता है, अगर वो नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है, फर्स्ट पॉइंट, है ना। उसके बिना लाइफ साइकिल प्लांट की कंप्लीट नहीं होगी। दूसरा पॉइंट वो स्पेसिफिक है एंड नॉन रिप्लेसेबल है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसमें, मेटाबॉलिज्म में। देखो मेरे को पता है आपने इस नज़रिए से इस चैप्टर को कभी नहीं देखा होगा और मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये पूरा एनसीईआरटी को डिक्टेट किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसेंशियल एलिमेंट्स को दो बेसिस पे डिवाइड किया गया, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ अ क्वांटिटी रिक्वायर्ड, मतलब कितनी उसकी क्वांटिटी चाहिए इस बेसिस पे, और कौन से बेसिस पे कि उनका फंक्शंस क्या है, और किस बेसिस पे उनका फंक्शंस क्या है। तो पहले क्या देखेंगे, क्वांटिटी रिक्वायर्ड के बेसिस पे क्या होगा, और फिर देखेंगे फंक्शन के बेस पे क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले है क्वांटिटी रिक्वायर्ड, है ना। पहले हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी रिक्वायर्ड, सिंपल सी बात है। देखो इसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं टोटल कितने होते हैं, 17 होते हैं। इसेंशियल एलिमेंट्स टोटल कितने हैं, 17 होते हैं, है ना। अब 70 में से जो एलिमेंट्स ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, वो कौन से हो जाएंगे, मैक्रो एलिमेंट्स, और जो एलिमेंट्स कम क्वांटिटी में चाहिए वो हो जाएंगे माइक्रो एलिमेंट्स, बिल्कुल क्लियर है। और मैक्रो कितने होंगे, 9, और माइक्रो कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है। अब इनको याद करने की ट्रिक बताता हूं। देखो इनको याद करते रहते हो आप, मेरे को पता है, पर इनकी सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। देखो हमें केमिस्ट्री में पता है एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है। देखो एस और पी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट आए, मैं फिर से रिपीट करता हूं, एस या पी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट आए उनको डाल दो मैक्रो एलिमेंट में, और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट आए उनको डाल दो माइक्रो एलिमेंट में। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एस या पी ब्लॉक के एलिमेंट आए तो डाल दो मैक्रो में, और डी ब्लॉक के आए तो माइक्रो में। इसकी सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, क्लब। इसकी सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है क्लब यानी क्लोरीन एंड बोरोन, क्लब यानी क्लोरीन एंड बोरोन, है ना। क्लोरीन एंड बोरोन नेचुरली किसके हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो आने तो चाहिए थे मैक्रो में, बट ये आएंगे किसमें, माइक्रो में। एक एक्सेप्शन याद रखने। अब देखो एस या पी ब्लॉक, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सारे किसके एस या पी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो किसमें आ जाएंगे, मैक्रो में। और माइक्रो में डी ब्लॉक के निकल, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, सारे किसमें आ जाएंगे, माइक्रो में आ जाएंगे। और क्लब अपनी एक्सेप्शन है, होने चाहिए किसमें, मैक्रो में, क्योंकि ये पी ब्लॉक के हैं, पर आएंगे किसमें, माइक्रो एलिमेंट्स में। अब देखो हम इसेंशियल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अ क्वांटिटी रिक्वायर्ड फिनिश कर चुके हैं ना। मैं कौन से किए, मैक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अ फंक्शन। तो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अ फंक्शन कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के। एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो, ठीक है। 4 टाइप के दिए हुए, कौन से स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, और कौन से एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स, और कौन से एंजाइम एक्टिवेटर और इनहिबिटर, और कौन से ऐसे एलिमेंट्स जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को ऑल्टर करेंगे, है ना। तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देखो इसको थोड़ी सी ट्रिक लगानी है तो ऐसे याद रख लेना कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लो कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन है, तो मेरा आंसर भी यही है कि कौन है, कौन मतलब CHON, कौन, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है एनर्जी रिलेटेड। देखो ATP
एटीपी में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, तो एनर्जी का पी तो ये याद आ गया है ना। मैग्नीशियम का ऐसे याद रखना, ये क्लोरोफिल में होता है, और क्लोरोफिल में क्या है, फोटोसिंथेसिस होती है और वो सब होता है, तो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का रिलेशन होता है, तो ये थोड़ा ऐसे याद रख लेना। मैग्नीशियम कहाँ पे है, क्लोरोफिल में है, और क्लोरोफिल में हमें पता है क्या फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस में हमें पता है क्या एनर्जी का लेना देना होता है। तो ये मैग्नीशियम और फास्फोरस अपने क्लियर हैं। नेक्स्ट है एंजाइम एक्टिवेटर या इनहिबिटर, है ना। वैसे ये एक्टिवेटर ही दिए हुए है ना। मैग्नीशियम किसको एक्टिवेट करेगा, देखो Mg+2 किसको एक्टिवेट करता है, फोटो, फिर से वही याद रखना है, मैग्नीशियम कहाँ होता है, क्लोरोफिल में होता है, और क्लोरोफिल में क्या है, अपनी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है ना। तो फोटोसिंथेसिस में कौन से एंजाइम होते हैं, रूबिस्को किस में होता है, C3 प्लांट्स में, और C4 प्लांट्स में कौन सा होता है, पेप कार्बोक्सिलेज, है ना। तो मैग्नीशियम Mg+2 किसको एक्टिवेट करेगा, रूबिस्को एंजाइम को और पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैग्नीशियम का हमेशा किससे याद रखना है कि मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल के अंदर, और क्लोरोफिल में होती है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का लेना देना, ठीक है, क्योंकि होता ही ना एनर्जी का लेना देना। और दूसरा कैसे याद रखेंगे कि मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में होती है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में दो एंजाइम होते हैं, रूबिस्को C3 प्लांट में, और पेप कार्बोक्सिलेज होता है अपना C4 प्लांट में। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है Zinc+2, ये किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस। Zinc+2 किसको, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस। और मोलिब्डेनम तो सबको पता ही होता है किसको एक्टिवेट करता है, नाइट्रोजिनेस को एक्टिवेट करता है ना। और ये है क्या है, जो पोटेशियम जो है वो किसको ऑल्टर करता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को। सिंपल सी बात है, पोटेशियम का लेना देना किसके साथ होता है, स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग के साथ। तो स्टोमेटा की क्लोजिंग ओपनिंग से याद आ जाएगा ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब देखो एक टॉपिक आता है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। देखो बहुत सिंपल है, फॉर एग्जांपल कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट किसी प्लांट को सिर्फ 10 ग्राम चाहिए, ठीक है। कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट है और वो प्लांट को सिर्फ कितना चाहिए, 10 ग्राम चाहिए। बट अगर किसी कारणों की वजह से, किसी रीजंस की वजह से उस माइक्रोन्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन 10 से ज़्यादा हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, 30 हो जाए, तो क्या होगा, उस प्लांट को वो नुकसान करने लग जाएगा। सिंपल सी बात है, किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन जब नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, वो उस प्लांट का नुकसान करने लग जाता है, वो उस प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है। अब वो हमसे पैरामीटर पूछ रहे हैं कि आप किस बेसिस पे बोल सकते हो कि कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट कब टॉक्सिक हो ना, हमसे पैरामीटर पूछ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से अगर प्लांट का जो ड्राई वेट है, प्लांट का ड्राई वेट 10% तक रिड्यूस हो रहा है, देखो नुकसान होगा तो वेट क्या होगा, डिक्रीज ही होगा ना। जब हम भी बीमार होते हैं हमारा वजन कम होता है, तो है ना, ड्राई वेट अगर प्लांट का उस माइक्रोन्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने से 10% तक रिड्यूस हो रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं टॉक्सिक, हम उसको बोल सकते हैं टॉक्सिक। देखो ड्राई वेट इसलिए देखते हैं, हम वेट वेट क्यों नहीं देखते, क्योंकि सिंपल सी बात है, वेट वेट में क्या आ जाएगा, पानी भी आ जाएगा, वाटर भी आ जाएगा, तो वाटर तो गर्मी होने की वजह से, धूप की वजह से भी तो उड़ सकता है, तो इसलिए हम ड्राई वेट देखते हैं। और टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट में एक बहुत अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, किसका, मैंगनीज टॉक्सिसिटी। देखो मैंगनीज क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मैंगनीज टॉक्सिसिटी का एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो यहां पे क्या है, मैंगनीज की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से प्लांट का नुकसान हो रहा है। प्लांट का क्या नुकसान हो रहा है कि मैंगनीज के इंक्रीज होने से आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, तो ये सीधा सीधा प्लांट का नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। देखो अब मैगी याद करो, मैगी पहले कितने की आती थी, 5 रुपए की आती थी, फिर 10 की हुई, फिर 12-13 की, और अब तो ज्यादा की आने लगी शायद, ठीक है। तो क्या है, उसमें जो मैगी की अमाउंट है ना वो उतनी है, बट उसकी मनी जो है, उसका प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा है ना। मतलब मनी ज्यादा, मनी यानी मैग्नीज ज्यादा, मनी ज्यादा, फिर भी मैगी कम, फिर भी मैगी कम, है ना। फिर से आयरन अपना, और मैगी से मैग्नीशियम, और कम से कैल्शियम, ठीक है। मनी ज्यादा फिर भी मैगी कम, बिल्कुल क्लियर है, याद हो गया। अब देखो ये बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं एनसीईआरटी में छोटी छोटी, इनको एक साथ में सिंपल ट्रिक्स की हेल्प से निपटा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, डिले इन फ्लावरिंग। देखो कहीं पे डिले होने मतलब हम कहीं पे जाने से लेट हो रहे हैं, डिले मतलब कहीं पे जाने पे लेट हो रहे हैं, मतलब हम ये सब डिले होना, लेट होना, जल्दी पहुंचना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये कहाँ पे पढ़ते हैं हम फिजिक्स में, मोशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं ना। डिले मतलब देरी, और देरी से पहुंचना, जल्दी से पहुंचना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं, मोशन
मोशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, वो सब में। तो मोशन, डिले मतलब मोशन, मोलिब्डेनम, सल्फर और नाइट्रोजन, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है नेक्रोसिस। नेक्स्ट है नेक्रोसिस। देखो इसको सिंपल है, बिल्कुल एक एक चीज याद करवा दूंगा ट्रिक की हेल्प से। देखो नेक्रोसिस में क्या आ रहा है, नेक आ रहा है, नेक मतलब गर्दन, तो गर्दन पे क्या दी जाती है, फांसी। तो पहली चीज क्या है, नेक मतलब गर्दन, गर्दन पे दी जाती है फांसी, मतलब किसी की डेथ हो रही है। तो नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, डेथ ऑफ टिश्यू, सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखो किसी की जब डेथ होती है तो हम क्या पूछते हैं कि कब मरा, क्यों मरा, कैसे मरा, ठीक है। कब, क्यों, कैसे मरा, ठीक है। जब किसी की डेथ होती है तो हम क्या पूछते हैं, कब मरा, क्यों मरा, कैसे मरा, कब, क्यों, कैसे मरा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इनहिबिट सेल डिवीजन। देखो नाम से ही पता लग रहा है इनहिबिट सेल डिवीजन मतलब सेल डिवीजन पे रोक लग चुकी है, सेल आगे डिवाइड नहीं हो पा रही, मतलब आगे ग्रोथ नहीं हो पा रही, है ना। तो सिंपल सी बात है, देखो जो स्मोकिंग होती है, आपको पता है स्मोकिंग बॉडी के लिए कितनी हानिकारक, कितनी हार्मफुल है ना। तो स्मोकिंग करने से बॉडी की सेल डिवीजन यानी ग्रोथ रुक सकती है ना। स्मोकिंग हमको पता है कितनी हार्मफुल है, स्मोकिंग करने से बॉडी की सेल डिवीजन यानी सेल की ग्रोथ या बॉडी की ग्रोथ रुक सकती है। तो स्मोकिंग से याद आ जाएगा SMOKN, है ना, स्मोकिंग, स्मोकिंग, ठीक है। S से सल्फर, मोलिब्डेनम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिशियल एलिमेंट। देखो आप जो भी काम कर रहे हो, आप नीट क्रैक करना चाहते हो तो सब कुछ आप खुद के लिए, अपने लिए करना चाहते हो, है ना। देश के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता, देश के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता, देश का बेनिफिट कैसे करना है हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो देश का बेनिफिट कैसे करना है ये सिर्फ एक टाइप के लोगों को पता है, कौन से, सेना के लोग, सेना यानी आर्मी के लोग, जो बॉर्डर पे जवान है, वो असली देश का बेनिफिट करते हैं, है ना। असली बेनिफिट करना किसको आता है, सेना के लोगों को आता है। तो हमें उनसे, सेना के लोगों से सीखना चाहिए कि देश का बेनिफिट कैसे करना है। तो बेनिफिट करना किससे सीखो, सेना से सीखो, सेना से सीखो। से सिलीनियम, ऐसे क्या, सोडियम, ये क्या है, सिलिकॉन, ये है कोबाल्ट। तो बेनिफिशियल सिलीनियम, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिटिकल एलिमेंट। देखो बहुत आसान ट्रिक है, जब भी क्रिटिकल टाइम आता है, फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम के 3 दिन या 4 दिन जब नीट के रह जाएंगे, मतलब आपका क्रिटिकल टाइम आ जाएगा, तो क्या करना चाहिए, आपको पता ही है क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहा धो के पूजा करनी चाहिए, नहा के पूजा, भगवान की पूजा करनी चाहिए, है ना। क्रिटिकल टाइम में नहा के पूजा करनी चाहिए, मतलब क्या है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये हो जाएंगे अपने क्रिटिकल एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोसिस। देखो यार क्लोरोसिस में तो मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मेरे को खुद अपनी ट्रिक में क्लोरोसिस वाली में मजा नहीं आता, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि मजेदार है, बाकी तो ठीक है, अच्छी है, पर ये थोड़ी मजेदार नहीं लगती, पर फिर भी अब स्किप तो कर नहीं सकता, तो बतानी तो पड़ेगी, है ना। तो क्लोरोसिस की क्या है, देखो नहाने के मग में फिर से जाने दिया मोबाइल, है ना, मतलब नहाने के मग में मोबाइल गिर गया था और दोबारा फिर से गिर गया, तो नहाने के मग में फिर से जाने दिया मोबाइल। नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, सल्फर, जिंक, मोलिब्डेनम। रोल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक। देखो ट्रिक्स की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ऐसी ट्रिक बनाई ही नहीं है जो आपको भूल जाए, मतलब लॉजिकल ट्रिक्स बनाई है, देखते ही याद आ जाएंगी, पर एक रिवीजन करना तो आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है ना। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहली ट्रिक है जिंक के लिए, सबसे पहली ट्रिक है जिंक के लिए। देखो किसी भी कार में ऑक्स केबल बहुत जरूरी होती है। ऑक्स केबल सबको पता है ना, फोन में कनेक्ट करके जो वो वायर सी होती है, फोन में कनेक्ट करके जो गाने चलाते हैं, तो वो कार में बहुत जरूरी होती है। जरूरी होती है ऑक्स केबल कार में। जरूरी से हमें याद आएगा जिंक, ऑक्स से याद आएगा ऑक्सिन फॉर्मेशन, और कार से याद आएगा कार्बोक्सिलेज एंजाइम। मतलब जो जिंक है वो क्या क्या करेगा, ऑक्सिन की फॉर्मेशन करेगा और क्या करेगा, कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉपर के बारे में। कॉपर के बारे में दिया हुआ है एक ही पॉइंट, कॉपर क्या करता है, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। तो मैं इसको ऐसे याद करता था कि कॉपर में से ये ER को याद रखता था, ER, और ये इधर ओवरऑल में ER मैच करा देता। देखो इसको बोल के देखो, कॉपर ओवर, तो ये मैच हो जाता था ER। कॉपर क्या करता है, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं हम बोरोन के ऊपर। देखो
बोरोन, बोरोन से क्या याद आएगा अपने को कि हम बोर हो रहे हैं, बोरोन से याद आएगा कि हम बोर हो रहे हैं। तो जब हम बोर हो रहे हैं तो हमें कहां घूमने जाना चाहिए, सीपी यानी कनॉट प्लेस। हम बोर हो रहे हैं तो हमें घूमने जाना चाहिए सीपी यानी कनॉट प्लेस। तो सी से क्या क्या बनेगा हमारे पास, देखो सी से कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, और क्या बनेगा सी से, पकड़ लो कैल्शियम, कैल्शियम अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, और क्या बनेगा सी से, सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बोरोन ये 3 काम कराएगा, और क्या कराएगा सीपी, पी से क्या आएगा हमें याद, पोलन जर्मिनेशन। तो ये है बोरोन के फंक्शन। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं, देखो अब देखो ये है एक कटायन अनायन बैलेंस की, कटायन और अनायन बैलेंस कौन कौन कराते हैं ये एक जगह पे कर लेते हैं। देखो कटायन और अनायन, ऐसा नहीं लग रहा कि 2 भाई हैं, कटायन और अनायन 2 भाई हैं, तो दोनों जुड़वा भाई हैं, है ना। तो जुड़वा भाई हैं तो दोनों को एग्जाम में बैलेंस बनाना है, मतलब एग्जाम में बिल्कुल सेम नंबर लाने हैं। तो एग्जाम में बैलेंस बनाना है मतलब सेम नंबर लाने हैं, तो दोनों को आपस में नकल मारनी पड़ेगी। तो नकल की स्पेलिंग यहां है NaKCl। दोनों को, कटायन और अनायन दोनों को एग्जाम में बैलेंस बनाना है मार्क्स का, तो नकल मारनी पड़ेगी। मतलब सोडियम पोटेशियम क्लोरीन कराएंगे कटायन और अनायन बैलेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि मैंने कल पानी, ठीक है, मैंने कल पानी फेकूलाल के ऊपर, फेकूलाल जैसे कुछ भी होता है ना, रामलाल श्यामलाल, ऐसे ही कोई बंदा है फेकूलाल। मैंने कल पानी फेकूलाल के ऊपर फेंक दिया। लाल मतलब रेड, रेड मतलब रेडॉक्स। मैंने कल पानी फेकूलाल के ऊपर फेंक दिया। तो मैंने कल पानी मतलब वाटर स्प्लिटिंग कौन कराएंगे, मैग्नीज और क्लोरीन। यहां पे 2 ट्रिक है ये, वाटर स्प्लिटिंग कौन कराएंगे, मैग्नीज एंड क्लोरीन। और फेकूलाल, लाल से हमें याद आया रेडॉक्स, है ना, लाल से याद आया रेड, रेड से रेडॉक्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन में किसका लेना देना होगा, आयरन का एंड कॉपर का। मैंने कल पानी फेकूलाल के ऊपर फेंक दिया, वाटर स्प्लिटिंग मैग्नीज एंड क्लोरीन। लाल से याद आया रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन में लेन देन होगा आयरन और कॉपर का। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्लोरोफिल फॉर्मेशन में कौन यूज होता है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल फॉर्मेशन में होता है मैग्नीशियम। इसको कैसे याद रखना है, बहुत सिंपल सा लॉजिकल ट्रिक्स है। देखो क्लोरोफिल सुनते ही याद आएगा कलर, क्लोरोफिल मतलब कलर। अब घर पे कलर करवाना है, घर पे अगर कलर करवाना है तो कलर बार बार तो होता नहीं घर पे, तो एक ही बार करवाना है तो महंगे वाला करवा लो, अच्छे वाला महंगे वाला करवा लो। तो कलर करवाना है तो महंगे वाला करवा लो। इससे याद आ जाएगा क्लोरोफिल का, आते ही क्लोरोफिल का क्वेश्चन आते ही आंसर क्या जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, अब तो हो गए अपने ट्रिक्स वाले कवर। अब है अपने बिल्कुल कॉमन सेंस वाले, जैसे नाइट्रोजन है, बिल्कुल कॉमन सेंस है, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। नाइट्रोजन प्रोटीन में होता है सबको पता है, न्यूक्लिक एसिड में होता है सबको पता है, विटामिन हार्मोन। फिर भी अगर आपको इसमें लॉजिक ना मिले तो एन 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 पकड़ लेना। जैसे प्रोटीन में एन है, न्यूक्लिक एसिड में एन है, विटामिन में एन है, हार्मोन में एन है, तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। और फिर से एक कॉमन सेंस का, जैसे फास्फोरस है। अब फास्फोरस न्यूक्लिक एसिड में होता है, इसको कुछ याद नहीं करना। न्यूक्लिक एसिड में क्या है, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड है, फॉस्फेट ग्रुप है, वहां पे फॉस्फोर होगा, है ना, ये सिंपल सी बात है। और यहाँ पे एटीपी रिलेटेड रिएक्शन, अब एटीपी, यहाँ पे एटीपी में ही फॉस्फोरस आ रहा है तो यहाँ पे फॉस्फोरस होगा, कॉमन सेंस है। फॉस्फोरस सेल मेम्ब्रेन में होगा, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की, तो वहां पे फॉस्फोरस होगा, कॉमन सेंस है, कुछ याद नहीं करना, है ना। लास्ट है देखिए कैल्शियम, कैल्शियम सेल वॉल में होता है। सेल वॉल में मिडल लैमेला किसका होता है, कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बना होता है ना, तो इसमें भी कुछ याद नहीं करना, ये भी कॉमन सेंस था। अब देखो इस चैप्टर में ट्रांसपोर्ट को लेके एक छोटा सा पैरा दिया हुआ है, ठीक है। अब उसको हम यहाँ पे करेंगे तो फिर से वही बात आ जाएगी, चीजें अच्छे से समझ भी नहीं आएंगी, वो काम आ जाएगा कि टच करके बस भागने वाली बात आ जाएगी, है ना। तो इसीलिए उस चीज को, ट्रांसपोर्ट वाली चीजों को ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, है ना, ट्रांसपोर्ट वाले ही टॉपिक में करेंगे, उसी चैप्टर में करेंगे, है ना। वो टच करके भागने में फिर मजा नहीं आता, चीजें अच्छे से क्लियर नहीं होती, समझ नहीं आती। अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ कि इस टॉपिक में आज के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। देखो इस चैप्टर में, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में, हम बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं, हम बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन और अनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका
क्वेश्चन होना चाहिए कि हम इतना ज़्यादा नाइट्रोजन के बारे में क्यों पढ़ते हैं, कि ऐसा क्या खास बात है नाइट्रोजन में जो प्लांट फिजियो में हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। सिंपल सी बात है। अब देखो, हमें पता है नॉर्मल हमें जीने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, हमें चाहिए। और ऐसे ही प्लांट को भी अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, है ना, प्रोटीन्स चाहिए। अब प्रोटीन्स किससे मिलके बने होते हैं, प्रोटीन्स हमें पता है किससे मिलके बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं, अमीनो एसिड से, ठीक है। अब इसके नाम में ही आ रहा है अमीनो, तो मतलब यहां क्या होगा, अमीनो ग्रुप होगा, अमीन ग्रुप होगा। और अमीन ग्रुप में क्या है, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है। तो अमीनो एसिड में क्या होती है, इसेंशियली क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। मतलब सीधा मतलब क्या है, प्रोटीन में भी क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन है तो प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिएगा, हमें नाइट्रोजन चाहिएगी। तो इसीलिए नाइट्रोजन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब देखो, मैं बेसिक रोड मैप बता देता हूं, इसके बाद हम फिर वो डिटेल वाला कर लेंगे, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पहले एक बेसिक रोड मैप में अपनी कंफ्यूजन से क्लियर हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो, हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है N2 के रूप में, है ना। एटमॉस्फेयर में, आसमान में बोल लो सिंपल शब्दों में, ये हमारे पास नाइट्रोजन अवेलेबल है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये जो नाइट्रोजन है इसको कन्वर्ट करना है किसमें, अमोनिया में, इसको कन्वर्ट करना है अमोनिया में। अब अमोनिया इसके बाद कहां कन्वर्ट हो जाएगी, अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्राइट आयन में, है ना। अमोनिया की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई और ये कन्वर्ट हो गई नाइट्राइट आयन में, ये कन्वर्ट होगी नाइट्राइट आयन में, ठीक है। अब नाइट्राइट आयन की फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्रेट आयन में, ये कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्रेट आयन में, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे मजे की बात है कि ये जो नाइट्रेट आयन है इसको क्या करेगा, प्लांट अब्सॉर्ब कर लेगा, इसको क्या करेगा, प्लांट अब्सॉर्ब कर लेगा। कहां से अब्सॉर्ब करेगा, हमें पता है कहां से अब्सॉर्ब करेगा, रूट्स में, है ना। ये मिट्टी में अवेलेबल है और प्लांट ने इसको रूट्स के थ्रू अब्सॉर्ब कर लिया, है ना। अब ये नाइट्रेट आयन क्या है, प्लांट में जा चुका है, ठीक है। मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूं, यहां पे देखो, ये प्लांट है, ये अपना प्लांट है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो ये नाइट्रेट आयन फॉर एग्जांपल यहां बना था, ये पूरी प्रोसेस है, नाइट्रेट आयन अपना यहां बना और ये प्लांट के अंदर रूट्स के थ्रू आ चुका है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ऊपर पहुंच गया, कहां पे, लीव्स में पहुंच गया। अब ये नाइट्रेट आयन प्लांट्स की लीव्स में पहुंच गया, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये रिएक्शन हमने किया ना, बिल्कुल इसके ऑपोजिट चला दो, कि नाइट्रेट आयन से क्या बन जाएगा, NO2 माइनस नाइट्राइट बन जाएगा। फिर इससे क्या बन जाएगा, इधर अमोनिया बन जाएगा। फिर अमोनिया से यहां पे मजे की बात है, अमोनिया से क्या बनेगा, अमोनिया से बनेगा NH4+, है ना, अमोनियम आयन बनेगा, अमोनियम आयन। अब अमोनियम आयन से क्या बनेगा, इधर प्लांट के अंदर अमोनियम आयन से क्या बनेंगे, अपने अमीनो एसिड। और ये अमोनियम आयन से अमीनो एसिड कैसे बनेंगे, ये हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या है, हम अपने नाइट्रोजन वाले में अपने फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए था, अमीनो एसिड चाहिए था। और अमीनो एसिड से क्या बनेंगे, आगे प्रोटीन बनेंगे। हमें फाइनल प्रोडक्ट चाहिए था अमीनो एसिड, तो हम नाइट्रोजन से N2 से कहां पहुंच चुके, अपने अमीनो एसिड पे पहुंच चुके, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर हमें फाइनली लीव्स में NH4+ अमोनियम आयन बनाना था तो हमने डायरेक्ट यहां पे क्यों नहीं बनाया, है ना। हम डायरेक्ट यहां NH4+ बना के डायरेक्ट अब्सॉर्ब कराते थे। तो इसका सिंपल सा रीजन है कि जो NH4+ होता है वो ज्यादा देर तक प्लांट में नहीं रह सकता, है ना। NH4 ये अमोनियम आयन जो होता है ये ज्यादा देर तक प्लांट में नहीं रह सकता, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है, इसीलिए हमें नाइट्रेट आयन की फॉर्म में यहां से ये अब्सॉर्ब कराना पड़ता है। तो ये बेसिक रोड मैप अपना क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे सिंपल सी चीजें हैं कि जो हमने ये N2 से अमोनिया बनाई, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। ये अभी आगे हम नाइट्रोजन साइकिल करेंगे, उसमें सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब हम करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से चलेंगे। देखो यहां हमारे पास ये क्या है, एटमॉस्फेयर में ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देना है, अमोनिया में कन्वर्ट कर देना है। इस नाइट्रोजन को हमें कन्वर्ट कर देना है किस में, अमोनिया में कन्वर्ट कर देना है। और हम
ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं हम, N2 फिक्सेशन, N2 फिक्सेशन। ठीक है, अब ये N2 फिक्सेशन जो है ये बायोलॉजिकल भी हो सकती है या इंडस्ट्रियल भी हो सकती है। बायोलॉजिकल कैसे होगी हम आगे बात करेंगे, बैक्टीरिया के थ्रू होती है, और इंडस्ट्रियल मान लो हेबर प्रोसेस जो होती है, इंडस्ट्री में हेबर प्रोसेस होती है, उससे हो सकती है। बायोलॉजिकल भी इंडस्ट्रियल भी। ये नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना क्या है, N2 फिक्सेशन। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। अब वही हमने जो अभी थोड़ी देर पहले किया था बिल्कुल वही कर रहे हैं कि अमोनिया फिर किस में कन्वर्ट होगी, अमोनिया फिर कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, नाइट्राइट आयन में। ये कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्राइट आयन में। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अमोनिया की क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई, अमोनिया की हुई ऑक्सीडेशन। और ये कौन सा बैक्टीरिया करता है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। ठीक है, अब क्या होगा, इस नाइट्राइट आयन की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, नाइट्रेट आयन। ये बन जाएगा नाइट्रेट आयन। और ये कौन सा बैक्टीरिया करेगा, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, ये कौन सा बैक्टीरिया करेगा, नाइट्रोबैक्टर। बिल्कुल क्लियर बात है, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया था, नाइट्रेट आयन को कौन अब्सॉर्ब कर लेगा, रूट्स के थ्रू प्लांट में चला जाएगा। ठीक है, ये जो नाइट्रेट आयन है ये रूट्स के थ्रू कहां चला जाएगा, ये प्लांट में चला जाएगा, ये प्लांट में चला जाएगा, प्लांट के अंदर चला गया। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब जरूरी तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि सारा का सारा नाइट्रेट आयन प्लांट में चला जाए, जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत तो बच जाएगा ना सोयल में, है ना, थोड़ा बहुत तो बच जाएगा सोयल में। अब वो सोयल वाला जो बच गया थोड़ा बहुत, जो प्लांट अब्सॉर्ब नहीं कर पाया, वो क्या होगा, वो डायरेक्ट दोबारा से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब कौन कर रहे हैं, सब बैक्टीरिया ही कर रहे हैं, ये भी बैक्टीरिया कर रहे हैं, सब ये बैक्टीरिया कर रहे हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट किस में चला गया, N2 एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब ये देखो, अब यहां से इंपॉर्टेंट है, देखो अब अपनी जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के एटम है अपने कहां पे घूम रहे हैं, अभी प्लांट में है। और प्लांट में हमने किया था ना, क्या है, उसके अमीनो एसिड बनेंगे, फिर प्रोटीन अपना प्लांट वो बनाता रहेगा। ठीक है, अब देखो प्लांट के साथ अब दो हैं, प्लांट के साथ अब दो पॉसिबिलिटी है, प्लांट के साथ अब दो पॉसिबिलिटी है कि या तो ये प्लांट क्या है, डेड, मर जाएगा, है ना, इसका जब बूढ़ा होगा, इसकी हो जाएगी, है ना, एज होगी इसकी पूरी, या तो ये मर जाएगा, या इस प्लांट को क्या है, एनिमल खा लेगा, या इस प्लांट को एनिमल खा लेगा, या इस प्लांट को एनिमल खा लेगा। ठीक है, पर यहां पे फाइनल रिजल्ट क्या है, दोनों के दोनों, प्लांट मरे, ये एनिमल भी तो कभी बूढ़ा होके मरेगा, तो प्लांट मरे या एनिमल मरे, दोनों किस में कन्वर्ट होंगे, डिकेइंग बायोमास में। दोनों किस में कन्वर्ट होंगे, डिकेइंग बायोमास में। ठीक है, ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे डिकेइंग बायोमास। डिकेइंग बायोमास सिंपल सा है, कोई भी प्लांट या एनिमल मरता है, उसको डीकंपोजर जब डीकंपोज करेंगे वो होता है डिकेइंग बायोमास। ठीक है, अब अपनी नाइट्रोजन कहां घूम रही है, डिकेइंग बायोमास के अंदर है, डिकेइंग बायोमास के अंदर। ठीक है, अब कुछ बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस डिकेइंग बायोमास में जो नाइट्रोजन छुपी हुई है उसको क्या करेंगे, उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे, उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब यहां पे इंपॉर्टेंट स्टेप देखो ये चीज जो हमने की ना, ये वाली चीज जो की हमने, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसे साथ साथ लिखने में, जल्दी लिखने में खराब आ रही है, पर काम चला लेना। ये है अपनी नाइट्रिफिकेशन। और जो ये नाइट्रेट आयन, बचा हुआ नाइट्रेट आयन, ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया था, इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ये हो गया अपना डीनाइट्रिफिकेशन। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब यहां पे देखो थर्ड, यहां पे डिकेइंग बायोमास में जो नाइट्रोजन थी वो अमोनिया में कन्वर्ट हो गई, इसको क्या बोल देंगे, देखो अमोनिया बन रहा है तो क्या हो रहा है, अमोनिफिकेशन। ये होगी अमोनिफिकेशन, ये होगी अमोनिफिकेशन। एक एक बात क्लियर है, देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया में कन्वर्ट होना क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन, ये अमोनिया का नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होना क्या है, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, और ये नाइट्रेट आयन का नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना है डीनाइट्रिफिकेशन। और क्या है, डिकेइंग बायोमास में जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया में गई, इसका क्या है, अमोनिफिकेशन। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब यहां पे एनसीईआरटी में एक दिया हुआ है, थोड़ा आप उसमें कंफ्यूज हो जाए कि इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, उसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, ये वाली नाइट्रोजन है डायरेक्ट नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, एनसीईआरटी में साफ साफ उस वो जो डायग्राम है उसमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये वाली नाइट्रोजन डायरेक्ट इसमें नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सी बातें हैं।
अब देखो ये बैक्टीरिया के नाम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसलिए इनको बिल्कुल ही क्लियर कर लेते हैं। देखो नाइट्रिफिकेशन कौन से बैक्टीरिया करते हैं? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर। और डी नाइट्रिफिकेशन कौन? स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। बहुत आसान और मजेदार ट्रिक है। देखो, फ्री में बार्बर से बाल कटा के सिम्बा हुआ फरार। ठीक है, सिम्बा ने बार्बर से बाल कटाए और बिना पैसे दिए फरार हो गया। फ्री में बार्बर से बाल कटा के सिम्बा हुआ फरार। अब देखो, ये तो अपना आ गया फ्री लिविंग और ये सिम्बायोटिक। देखो, फ्री से फ्री लिविंग और सिम्बा से सिम्बायोटिक। अब फ्री लिविंग में देखो, बार्बर के फर्स्ट 3 लेटर पकड़ लेने हैं। बी से बिजरेनकिया, ए से एजोटोबैक्टर, आर से रोडोस्पाइरिलम। अब यहां पे बात करते हैं कि कौन सा एरोबिक होगा, कौन सा एनएरोबिक होगा। तो ऐसे इमेजिन करो कि यहां से ऑक्सीजन आ रही है, यहां से ऑक्सीजन आ रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है। अब देखो, यहां से ऑक्सीजन आएगी, जो तो पहले नंबर पे है उसको ऑक्सीजन इजीली मिल जाएगी और जो दूसरे पे है उसको भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी। पर तीसरे तक क्या हुआ, ये दोनों ऑक्सीजन को खा गए, तीसरे तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। मतलब क्या है कि बिजरेनकिया और एजोटोबैक्टर हुए एरोबिक और आर से रोडोस्पाइरिलम हुआ एनएरोबिक। अब इसमें आ जाते हैं सिम्बायोटिक। देखो, सिम्बा हुआ फरार, सिम्बा से सिम्बायोटिक और फरार में क्या है, 2 लेटर पकड़ लेने हैं, एफ से फ्रैंकिया और आर से राइजोबियम। अब यहां पे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है जिसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो, जो फ्रैंकिया एंड राइजोबियम है, जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे ये सिर्फ तब सिम्बायोटिक है, अदरवाइज ये फ्री लिविंग होते हैं। बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, ये तो घिसा पिटा सबको ही पता होता है कि सयानोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी कौन से होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले, कौन से? नोस्टोक एनाबिना, फ्री लिविंग है। ये सबको पता ही होता है, लगभग बैक्टीरिया में ही कंफ्यूजन होती है। ठीक है, देखो ये एक छोटी सी कंफ्यूजन है, इससे बिल्कुल ही क्लियर रहना है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो राइजोबियम होता है वो रोड शेप्ड होता है ना। आर फॉर राइजोबियम, आर फॉर रोड शेप्ड, सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, राइजोबियम रोड शेप होता है और कहां पे होता है? लेग्यूम्स में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, और जो फ्रैंकिया है, फ्रैंकिया वो नॉन लेग्यूम्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक एक चीज को बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखो, ये है प्लांट की रूट्स। ठीक है, ये है प्लांट की रूट्स। ये रूट्स में क्या है? सेल है, ये रूट्स की सेल है। अब हमें पता है प्लांट्स की रूट में क्या होते हैं? रूट हेयर्स होते हैं। ये सीधे सीधे देखो, बिल्कुल सीधे सीधे क्या है? ये रूट हेयर्स हैं। और रूट हेयर्स के बाद बाहर क्या है? इधर सोयल पार्टिकल, बाहर क्या है? मिट्टी है ना। हमें पता है ना कि रूट हेयर्स के थ्रू जो प्लांट है वो मिट्टी से क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करता है, वाटर को अब्सॉर्ब करता है। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब इन सोयल पार्टिकल्स के साथ साथ मिट्टी में क्या है? बैक्टीरिया प्रेजेंट है। कौन से बैक्टीरिया है? राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया ने क्या किया? इन रूट हेयर्स को इन्फेक्ट कर दिया। बैक्टीरिया ने रूट हेयर्स को इन्फेक्ट कर दिया। तो बैक्टीरिया ने जब इन रूट हेयर्स को इन्फेक्ट किया तो इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ? ये रूट हेयर ऐसे मुड़ गया। ये रूट हेयर इन्फेक्शन की, बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से ये रूट हेयर ऐसे मुड़ गया, हुक शेप बन गया, कर्ल कर गया। ठीक है, अब क्या हुआ? ये जब ये कर्ल का तो ये बैक्टीरिया इसके अंदर एंट्री लेने लग गया। बैक्टीरिया इसके अंदर, प्लांट के अंदर, प्लांट के रूट हेयर्स के थ्रू प्लांट रूट के अंदर एंट्री ले रहा है। ठीक है, और इसने एंट्री लेते ये क्या बना दी? देखो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना ली, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना ली। अब इस थ्रेड के थ्रू क्या है? बैक्टीरिया एंटर करते जा रहे हैं, एंटर करते जा रहे हैं, एंटर करते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया जब अंदर पहुंचेंगे, ये रूट्स की सेल में पहुंचेंगे तो कहां पहुंचे? ये कोर्टेक्स में पहुंचे। ये कहां पहुंचे? इनर कोर्टेक्स में पहुंच गए, इनर कोर्टेक्स में पहुंच गए। ठीक है, अब इनर कोर्टेक्स में जाके इन बैक्टीरिया ने क्या किया? मॉडिफिकेशन
मॉडिफिकेशन की और ये कैसे बन गए, रोड शेप्ड बैक्टीरियोइड्स बन गए, है ना। फिर से समझते हैं, बैक्टीरिया ने इधर रूट्स में एंट्री की और एंट्री करके कहाँ गए, वो कहाँ गए, इनर कोर्टेक्स में गए, और इनर कोर्टेक्स में जाके ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया थे ये मॉडिफाई हो गए, और मॉडिफाई होकर कैसे बन गए, रोड शेप्ड बैक्टीरियोइड्स बन गए, ठीक है। अब बैक्टीरियोइड्स क्या करेंगे, कॉर्टिकल और पेरिसाइकल, प्लांट रूट में क्या होती है, कॉर्टिकल और पेरिसाइकल सेल जो होती है उनकी डिवीजन कराएंगे, ठीक है। जो ये बैक्टीरियोइड्स हैं ये प्लांट रूट में कॉर्टिकल सेल्स और पेरिसाइकल सेल्स की डिवीजन कराएंगे, ठीक है। अब डिवीजन होगी, ग्रोथ होगी, बहुत ज्यादा डिवीजन होगी, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, बहुत ज्यादा डिवीजन होगी, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, किसकी, पेरिसाइकल सेल की और कॉर्टिकल सेल की। तो बहुत ज्यादा डिवीजन और बहुत ज्यादा ग्रोथ की वजह से क्या बन जाएंगे, नोड्यूल्स बन जाएंगे ना। एक जगह पे बहुत सारी सेल, ऐसे एक सेल बहुत ज्यादा डिवीजन करे तो क्या है, नोड्यूल्स जैसे बन जाएंगे, ये नोड्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। अब इन नोड्यूल्स का यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट, कि ये जो नोड्यूल बनेंगे, ये नोड्यूल बनेंगे, इनका जो प्लांट रूट है उसके साथ डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन होता है। अब आपको पूछना चाहिए कि हमने नोड्यूल तो बना लिए, ठीक है, पूरा समझ में आ गया कैसे कैसे बने, पर इन नोड्यूल्स का प्लांट में काम क्या है, मतलब प्लांट ने और बैक्टीरिया ने ये बनाए क्यों। तो सिंपल सी बात है, नोड्यूल क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन हम कर चुके ना, क्या होती है, नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना, नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, नोड्यूल्स के अंदर, इन नोड्यूल्स के अंदर एक एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेस एंजाइम, जो सिंपली क्या होता है, मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होता है। नाइट्रोजिनेस एंजाइम क्या होता है, मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होता है, ठीक है। अब नाइट्रोजिनेस क्या करेगा, नाइट्रोजिनेस एंजाइम क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, सिंपल सी बात है। पर यहां पे एक ट्विस्ट होता है, जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम होता है ना, वो ऑक्सीजन से बहुत डरता है, मतलब जहां पे ऑक्सीजन होगी वहां पे नाइट्रोजिनेस एंजाइम काम नहीं कर सकता, है ना। जहां पे ऑक्सीजन होगी वहां पे नाइट्रोजिनेस एंजाइम काम नहीं कर सकता। अब ऑक्सीजन से नाइट्रोजिनेस को क्या करना है, बचाना है। तो उसको बचाने के लिए भी नोड्यूल्स में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, कौन सा एंजाइम, लैग हीमोग्लोबिन, ठीक है। नाइट्रोजिनेस को ऑक्सीजन से बचाने के लिए नोड्यूल्स में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, लैग हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को रिमूव करना, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। नाइट्रोजिनोस के आसपास भी ये ऑक्सीजन को नहीं आने देगा। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से था। आप देखो एनसीईआरटी में एक रिएक्शन दी हुई है, इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन की, क्या होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिंपल सा क्या होता है, नाइट्रोजन का N2 का किस में कन्वर्ट होना, अमोनिया में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो यहां पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो N2 यानी दो नाइट्रोजन के एटम यहां पे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कितने एटीपी का यूज हो रहा है, 16 एटीपी का यूज हो रहा है। और क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एक नाइट्रोजन का एटम, या ऐसे पूछ लिया जाए कि एक अमोनिया, है ना, यहां पे दो मॉलिक्यूल अमोनिया के बन रहे हैं, कि एक मॉलिक्यूल अमोनिया का बनाने के लिए कितने एटीपी का यूज होगा, सिंपल सी बात है 8 एटीपी का, है ना। दो के लिए कितना हो रहा है 16, तो एक के लिए कितना होगा 8 एटीपी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो हमने बात की थी कि प्लांट की लीव्स में क्या बन जाता है, अमोनियम आयन बन जाता है, अमोनियम आयन। और अमोनियम आयन से हमें क्या बनाने थे, अमीनो एसिड्स बनाने थे, अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वैसे बात करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें हैं, क्या, रिडक्टिव अमाइनेशन और दूसरी क्या है, ट्रांस अमाइनेशन, ठीक है। ये आपको रिडक्टिव वाला तो थोड़ा याद ही करना पड़ेगा कि अमोनियम आयन अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके, यहां एनर्जी का यूज होता है, रिएक्ट करके क्या बना देगा, ग्लूटामिक एसिड बना देगा। और एंजाइम कौन सा यूज होगा, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेस। अमोनियम आयन अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, ग्लूटामिक एसिड बना देगा, किसकी प्रेजेंस में, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और सेकंड है ट्रांस अमाइनेशन, ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना, ये कॉमन सेंस के बेसिस पे, ठीक है। देखो ट्रांस मतलब ट्रांसफर, अमाइनेशन मतलब अमीनो ग्रुप, ट्रांस मतलब
मतलब है ट्रांसफर, अमाइनेशन मतलब अमीनो ग्रुप, मतलब अमीनो ग्रुप की हमको क्या करनी है, ट्रांसफर करनी है। ठीक है, देखो ये है एक अमीनो एसिड, ये है एक अमीनो एसिड, ये है एक कीटो एसिड। अब आपको पूछना चाहिए कि ये अमीनो एसिड कैसे, तो हमने बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में किया था कि अमीनो एसिड क्या होता है, कार्बन पे एक अमीन ग्रुप हो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, एक हाइड्रोजन हो और एक कुछ भी हो सकता है, ये होता है अमीनो एसिड। और ये कीटो ग्रुप कैसे है, देखो सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोन में होता है ना सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये है एक कीटो एसिड। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस अमीनो एसिड पे ये अमीनो ग्रुप है ना, ये सीधा सीधा ट्रांसफर होके इस कीटो एसिड पे लग जाएगा, है ना। ये अमीनो एसिड यहां से ट्रांसफर होके इस कीटो एसिड पे लग जाएगा। ठीक है, देखो R1 वाला क्या था, अमीनो एसिड था, अब यहां ट्रांसफर हो गया तो R1 वाला क्या बन गया, कीटो एसिड बन गया, है ना। R1 वाला इसके जैसे बन गया और ये क्या बन गया, अब ये वाला क्या, R2 वाला क्या बन गया, अमीनो एसिड बन गया, है ना। तो ऐसे ऐसे हम नए अमीनो एसिड बना सकते हैं। देखो हमने एक सिंपल सी बात की थी कि प्लांट को प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड में क्या होती है, अपनी नाइट्रोजन होती है, ये भी बात हमने की थी। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो बिल्कुल इस चैप्टर का लास्ट पैरा है उसमें लिखा हुआ है कि अगर हम अमीनो एसिड की बजाय अमाइड्स की फॉर्म में नाइट्रोजन का ट्रांसफर करें तो हमें फायदा रहता है। क्यों फायदा रहता है, क्योंकि अमाइड्स में, है ना, अमीनो एसिड की कंपैरिजन में अमाइड्स में ज्यादा नाइट्रोजन जा पाती है, ज्यादा नाइट्रोजन ये कैरी कर पाता है। ठीक है, और कौन से अमाइड्स दिया हुआ है, एस्पेराजिन दिया हुआ है, ग्लूटामिन दिया हुआ है। एस्पेराजिन कौन से अमीनो एसिड से बनेगा, एस्पेरेटिक एसिड से बनेगा, और ग्लूटामिन जो अमाइड है वो कौन से अमीनो एसिड से बनेगा, ग्लूटामिक एसिड से बनेगा। और इसी के जैसे अमाइड्स में हमने ज्यादा नाइट्रोजन कैरी की, इसी के जैसे एक यूरिड्स का एग्जांपल दिया हुआ है। यूरिड्स किस में होता है, सोयाबीन में यूरिड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और यूरिड्स का फिर से वही काम है, ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन कैरी करना। ठीक है, तो यहां पे अपना ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।